वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्रेंड्स। सभी मित्रों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपसे बहुत डिस्कशन हुआ आज, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। लेकिन वही है कि रुकूंगा नहीं, अब करते रहना है। जीवन का धर्म चलना है, रुकना मृत्यु का निशानी है। ठीक है, तो आज सबसे बड़े मुद्दे पे आते हैं जिसने भारतीय पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया और पूरा चेंज कर दिया। वो है राम जन्मभूमि का इशू। ठीक है, इतिहास पे जाएं तो वो बहुत इतिहास है, लेकिन चलो आते हैं उस पर। ठीक है, समझाते हैं। और मंडल वर्सेस कमंडल, एक्चुअली मंडल कमीशन को वो हुआ था उस समय 1991 में विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा। तो उसके बाद कमंडल होता है जो ऋषि लोग वो कैरी करते हैं ना। आप देखिए, वो मैं श्राप दे दूंगा वो वाला। ठीक है, तो तो ये राम जन्मभूमि से भी बड़ा इशू है मंडल वर्सेस कमंडल। ज्यादा अच्छा ये इशू है, लेकिन राम जन्मभूमि पहले उसका पार्ट है। 10 मिनट में खत्म करना है। तो एक्चुअली ये होता कैसे, देखिए मैंने जैसे बताया कि मीनाक्षीपुरम करके एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ मास दलित कन्वर्ट हुए थे। आपके हिंदू भारतीय हिंदू समाज के दलित कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, तो इससे जो है इंदिरा गांधी को इंटरवीन करना पड़ा था, श्रीमती गांधी को। और फिर जो है जो दलित समाज के लोग जो इंटर कन्वर्ट हुए थे, मैं आपको प्रिय होकर बताना चाहूंगा। ठीक है, इंदिरा श्रीमती गांधी ने फिर जो है बहुत अच्छा काम किया। इस बस श्रीमती गांधी को इंटरवीन करने को कहा गया 83 में। 84 में ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तो ये राम मंदिर का जो भी इशू था वो बहुत ही छोटा हो गया। एक्चुअली जब इंदिरा गांधी ने इस दलित कन्वर्शन को मीनाक्षीपुरम में उसमें बीच में आई थी, तभी से राम मंदिर का पहली बार जिक्र हुआ था, अगर आप देखें। ठीक है, लेकिन 84 में इंदिरा गांधी और पंजाब में बुरी हालत थी, बहुत काफी असम में बहुत बुरी हालत थी, और आपका तमिलनाडु में बुरी हालत थी, और ये जम्मू कश्मीर में तो हर समय ही रहता है, आप जानते हैं। तो राजीव गांधी पे बड़ा प्रेशर था। मैंने ये वीडियो बनाया था आपको एक बार भी, फिर मैं तो राजीव गांधी पे बड़ा प्रेशर था। और जिनकी माँ को 35 गोली लगी थी, सिखों की नरसंहार हुआ था दिल्ली में, और एक बहुत ही बुरी हालत थी देश में। प्राइम मिनिस्टर को बॉडीगार्ड द्वारा उनकी हत्या, और ऐसे बहुत बुरी हालत थी। ठीक है, तो तब जब राजीव गांधी जी का ऐसा पूरा इशू था, तो राजीव गांधी ऐसा हुआ, तो आप कहते हैं ना कि जितना जितना जो है इंसान को कुर्सी, जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये मैं आपको बता देता हूँ। एक आईआईटीएन बहुत मेहनत करके आईआईटी पास करता है, फिर आईएएस बनता है। ठीक है, और एक आम आदमी जो कि समझ लीजिए आज केजरीवाल जी और दो तीन जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बहुत ही कम है इंडिया। मोदी जी का देखें तो खुद कहते हैं वो बहुत बहुत साधारण परिवार से, चाय बेचने की फैमिली से थे। तो लेकिन एक बार आईएएस बन के अब आईआईटी, अगर केजरीवाल में 100 गलतियां हो सकती, लेकिन केजरीवाल अगर आईएएस ना बनते, आईआरएस रह जाते, 60 साल बाद रिटायर हो जाते, कुछ नहीं था। लेकिन अब उन्होंने पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी तो, और नेता बने दिल्ली के। और आज भी देखिए कितना, अगर आज वो आईएएस होते तो वो झेलना नहीं पड़ता, क्योंकि जवाबदेही तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की होती है। आईएएस तो एक सर्वेंट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, तो अगर आप आईआईटी निकल के आईएएस बन जाए, या आईपीएस बन जाए, या आईआरएस बन जाए, तो जिंदगी आराम से कटेगी नहीं, ये मैं नहीं कहता। लेकिन ये है कि आपको इतनी जवाबदेही नहीं है जितनी मोदी जी को देनी पड़ती है या योगी जी को देनी पड़ती है। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मैं प्रियेश होने के नाते आपको समझाना चाहता हूँ। तो राजीव गांधी पे बहुत प्रॉब्लम थी, और उनको जवाबदेही थी, और बहुत ही यंग थे। 82 में एशियन गेम्स में फंडामेंटली आए थे। उन्हें पॉलिटिक्स का कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, जितना बड़ा कि आपका जो है क्या नाम है इनका, ज्ञानी जैल सिंह, प्रणब मुखर्जी, क्या नाम है, पवार साहब, और रामाचंद्रन जी, और सबसे बड़े बड़े जो नेता थे जो अपने स्टेट में 20-30 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको सब जमीनी हक पता है। राजीव गांधी पायलट थे, और ऐसे आए थे उनकी माँ की मृत्यु के कारण राजीव गांधी जी को, तो वो सब पता है आपको ब्लू स्टार के बाद। तो 85 में केस हुआ। आज के अभी लोग ऑथेंटिक और पढ़ी लिखी बात और ऑन पेपर बात कहूंगा, हवा में बात करना आसान नहीं। इंदौर के में आज एक केस हुआ। शाह बानो नाम की एक महिला थी, उनके पति ने उनको डाइवोर्स दे दिया था, और जो है उनको बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। वो कई बच्चों की माँ थी, और जो है ये कहा गया कि पति डाइवोर्स देंगे तो तुम्हें जो है उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पति को देना पड़ेगा। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहते हैं 5 या 3 महीने तक का होता है। तो फिर बहुत इसमें हुआ, कोर्ट में गया, कोर्ट से हम सब ने, कोर्ट से बड़ा, जब आम लोगों में बहुत ज्यादा इसको लेके एक अलग विचार था। जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा न्यू दिल्ली में, तो तब जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट काफी किए वो, लेकिन फाइनल जो मेन जजमेंट था वो था कि एक तलाकशुदा औरत, एक डाइवोर्स्ड वुमेन को, अगर वो बेसहारा है तो उसके पति को उसको वो देना पड़ेगा, मेंटेनेंस मनी देना पड़ेगा उसको। 3 महीना मनी देकर छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये था। और मुस्लिम पर्सनल लॉ की मैं बात नहीं कर सकता, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ तो भी आप कहते हैं, हिंदू मेजोरिटी है सोसाइटी में,
तो पर्सनल लॉज बहुत है इंडिया में, लेकिन मैं क्योंकि मेन रूल ये है कि जो क्रिमिनल लॉ है आपका यूनिफॉर्म है, सिविल लॉ इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल लॉ या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। प्रियेश होने के नाते मैंने आपको इतनी चीज बताई, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज। तो 85 में जब ये हुआ तो फिर राजीव गांधी बहुत नए थे और सबको लगा था कि इनको तो प्राइम मिनिस्टर दिया तो इन पर प्रेशर बनाना आसान है, अगर पंडित नेहरू होते शायद अलग। तो मुस्लिम ग्रुप ने बहुत कहा कि ये हमारे पर्सनल मामले हैं, इसमें गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन सीधे आ नहीं सकती, ये पर्सनल हमारा सिविल मैटर है। तो फिर बहुत बवाल हुआ और राजीव गांधी पे प्रॉब्लम ये थी कि पहले ही पंजाब में लौंगोवाल जी की हत्या हो गई, ठीक है। श्रीलंका में आपको देखा उनको बंदूक के पीछे से मारा गया जब इन्होंने इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड किया। आसाम में करीब आसाम एजिटेशन बहुत भयानक था जब इन्होंने एनआरसी और एनआरसी राजीव गांधी ने पहली बनाई है, ये बनाई थी एनआरसी आसाम में, हाँ ठीक है। और कश्मीर में तो आप जानते हैं 83 में इंदिरा वर्ल्ड कप आई थी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, ठीक है। प्रियेश होके मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो राजीव जी और राहुल जी राजीव गांधी के साथ ऐसा था, नए थे, मतलब समझ लीजिए, आप समझ रहे हैं कि मतलब पॉलिटिक्स को हैंडल कैसे करेंगे, मैं बहुत सोच के हैरान होता हूँ, मेरे जन्म के बहुत पहले की ये बात है, ठीक है। तो राजीव जी का पूरा ये कहानी है, ठीक है। अब आता है शाह बानो केस। तो पहले राजीव जी ने यही कहा था आरिफ मोहम्मद खान से कि इसके लिए हम प्रचार करेंगे और हम ऐसा एक्सट्रीमिस्ट किसी को काम करने नहीं। राजीव जी को कुछ देर बाद समझ में आ गया कि नहीं होगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक बीजेपी का कांग्रेस के साथ, तो बीजेपी कांग्रेस हारी इसलिए, अगर आप देखिए यूपी का एग्जाम्पल, आज यूपी में कांग्रेस कहीं नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस या तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस का मेन वोट बैंक था आपका। जब कांग्रेस बनी वन पार्टी रूल था इंडिया में और कोई तो पार्टी नहीं थी, तो मुस्लिम भी कांग्रेस को वोट देते थे, दलित भी देते थे और ओबीसी भी देते थे, जनरल तो कांग्रेस नेता कांग्रेस देते ही थे, सबका वोट था। मुस्लिम वोट कैसे गया मैं बताऊंगा इसके बाद, और यादव वोट क्या ओबीसी वोट एक तरफ गया और दलित वोट एक तरफ गया, ठीक है। मैं आपको इससे कांग्रेस की हालत है यूपी में, ठीक है, आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। तो ये पूरी चीज होती है, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, प्रियेश होने के नाते मैं कहना चाहता, तो फिर जो राजीव गांधी बहुत प्रेशर था, और क्योंकि दिक्कत ये होती है कि देखिए जब सिख के साथ कुछ होता है और के साथ होता है, लेकिन मुस्लिम और हिंदुस्तान, मतलब कि टू नेशन थ्योरी का मामला ही कुछ ऐसा है कि जब अगर कुछ इस भारत के मुसलमानों को एक्सट्रीम कुछ हो जाए तो उसका एक बहुत बड़ा रिपरकेशन होता है। पाकिस्तान उसका पहला कहता है और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में होता है, और एक पार्टीशन की एक छाप है इस देश में, इसका सोचे। इसलिए मुस्लिम और जो टू नेशन थ्योरी, मुस्लिम हिंदू टू नेशन थ्योरी, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इंडिया में, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब पूरी बात मैं प्रियेश को बताऊँ तो 85 में जब शाह बानो केस चरम पे था तो राजीव गांधी को कहा किसी ने कि यार आप बहुत हो गया ये, आप सुप्रीम कोर्ट से जो है आप जो पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन को चेंज कर दो, या उसको उसको जो है उसको निरस्त कर दो, और आप जो है कहो कि वो कर दो, मतलब द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज टू बी ओवरटर्न्ड बाय द पार्लियामेंट। राजीव गांधी के पास 414 सीट थी, सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी भी चीज को, कोई भी ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है आपकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ओवर रूल कर सकती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट को इतनी पावर होती है, इसलिए इसको डिस्क्रिशनरी पावर, वो जो आईएएस और पुलिस और क्या नाम है रेलवे के पास एग्जीक्यूशनरी कार्यवाही अधिकार होता है, गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी मतलब विवेकाधीन अधिकार होता है। ये मैं समझा देता हूँ आपको छोटा मोटा आर्ट, ठीक है। तो तब जाके जो है ये हुआ, तो राजीव गांधी जी को कहा गया, तो राजीव गांधी जी बहुत प्रेशर में थे, वो नए थे, उनको मतलब आप समझ रहे क्या उनकी एज थी, तो उन्हें तुरंत पार्लियामेंट से जो है उस जजमेंट को पलट दिया, और शाह बानो केस में राजीव गांधी ने पलट दिया। जब ये राजीव गांधी ने पलटा, बहुत इसकी डिटेल है मैं, लेकिन टाइम 10 मिनट के भीतर ही खत्म करना, तो मैं जल्दी खत्म करूंगा। जब राजीव गांधी ने इसको पलटा, इस शाह बानो केस के पूरे जजमेंट को, तो एक रिएक्शन था कि हिंदू कहेंगे कि तो मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म को झेल नहीं पा रहे, क्योंकि हिंदुओं ने तो पाकिस्तान को देखा था बनते हुए, और गांधी जी की हत्या हुई, और जस्टिफाई इसी बात पे हुआ कि वो पाकिस्तान को बनने दिया उन्होंने, और वो प्रो मुस्लिम है महात्मा गांधी, ठीक है। इसलिए चलो मैं आपको कह देता हूँ, जब ये हुआ आपका जब ये हुआ शाह बानो का पूरा एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, शाह बानो केस का, ठीक है। तो जब ये शाह बानो जी का पूरा समझाता हूँ, हाँ। तो जब ये हुआ आपका पूरा इस समय में, तो राजीव गांधी जी पे बहुत प्रेशर था कि आप हिंदू वोट सब खो देंगे, आपको सब ये मानेंगे कि आप प्रो मुस्लिम है, या मुस्लिमों के सामने आप तुष्टिकरण कर रहे हैं। राजीव गांधी जी के ऊपर ये प्रेशर बहुत आया, ठीक है। तो अब राजीव गांधी ने तब एक काम किया कि सबने कहा कि एक इशू है कि बहुत साल से आपके दादाजी के समय, नाना जी के समय से एक अयोध्या में एक मंदिर का विवाद है, तो वहाँ वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पुजारी वहाँ पर
वहां पर जाके पूजा करना चाहते। एक्चुअली ये था कि ब्रिटिश इंडिया में इतना वो प्रॉब्लमेटिक एरिया था कि ब्रिटिश ने उस पूरे एरिया को चेन से और लोहे से बांध के रखा था ताकि वो डिस्प्यूटेड था। 60s तक ये बवाल था, लेकिन नेहरू जी ने भी इस पर कोई काम नहीं किया। जो हालत थी वही पुराना रहने दिया, जो ब्रिटिश इंडिया में डिस्प्यूटेड एरिया था। तो तब से पहली बार राजीव गांधी को लगा कि मुस्लिम वोट हमारे हाथ से जाएगा। देखिए पॉलिटिक्स कैसी होती है। तो तुरंत राजीव गांधी गए, और राम भक्त राजीव गांधी थे, उन्होंने जाके उस ताला खुलवाया। राजीव गांधी ने 86 में फर्स्ट ताला खुलवाया। इसका सबसे बड़ा रिएक्शन पड़ा आज के अनंतनाग में, जहाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो घर था, महबूबा जी का। तो पहला कश्मीर में राइट हुआ था 86 में, राम जन्मभूमि का जो था, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। 87 में जब इलेक्शन हुआ था, वो बताएंगे बाद में कि रिगिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, फिर यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन और ये सब कैसे बना, ये सब वो बाद में बताएंगे। लेकिन 86 में जो ताला खुला था राजीव गांधी ने अयोध्या में, इसी का रिएक्शन था कि जो था, इसी का रिएक्शन था कि राम जन्मभूमि जो था, जो राम जन्मभूमि का ताला खुल गया। ताला खुल गया, मंदिर में जाके सब पुजारी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो तब अशोक सिंघल को जो है, दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। तो अब बीजेपी भी एक्चुअली इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद, और राजीव, एक्चुअली ये कहा जाता है कि जब राजीव गांधी 84 में इंदिरा गांधी जी हत्या, देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि सारे पॉलिटिकल पार्टी एक हो गए और सबने एक कॉन्सेंसस बना लिया कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। तब अपोजिशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। 84 का ऐसा कंडीशन था, ये लोग कहते हैं कि भीतर ही भीतर आरएसएस ने भी ये चाहा था कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि बहुत बुरी हालत थी, आप जानते हैं, ब्लू स्टार के बाद, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इंडिया में होने की संभावना थी। मैं आपको ये प्रिय शो के बताने का चेष्टा कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं जो बात है, ठीक है। तो राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, तो फिर अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हम मंदिर वही बनाएंगे। तो फिर बीजेपी को लगा, और सारे जो बीजेपी के थे, जिसको राइट विंग कहते हैं, वो अशोक सिंघल के पास थे। बीजेपी के पास कम कैडर था, विश्व हिंदू परिषद के पास ज्यादा कैडर था अशोक सिंघल के पास। तब बीजेपी ने 89 में, मोस्ट प्रोबेबली पालमपुर एक एरिया है नॉर्थ इंडिया में, पालमपुर में रेजोल्यूशन दिया कि हाँ, वी सपोर्ट द मूवमेंट फॉर द राम मंदिर टेम्पल, राम, और वी सपोर्ट द मूवमेंट फॉर लिबरेशन ऑफ द टेम्पल इन वी सपोर्ट द मूवमेंट फॉर लिबरेशन ऑफ द टेम्पल। बीजेपी का ये रेजोल्यूशन था, पालमपुर रेजोल्यूशन। हिमाचल प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है पालमपुर, वहां पर बीजेपी ने ये रेजोल्यूशन लिया था। इसको पालमपुर रेजोल्यूशन कहते हैं बीजेपी। उस समय बीजेपी, ठीक है, बहुत छोटी पार्टी, 2 सीट थे 82 में, 84 में 4 सीट, ठीक है। लेकिन अब पीछे आते हैं 84 में। तो तब जो है आरिफ मोहम्मद खान, बहुत नए यंग लीडर थे, वो लड़ गए कि नहीं, मैं जो है राजीव गांधी को करने नहीं दूंगा, और मैं जो है शाह बानो को केस को डायलूट नहीं करने दूंगा। तो फिर किसी ने कहा उन्हें कि वो शाह बानो ही अपने बात पे फुल स्टैंड नहीं है, तुम क्यों इतना पड़े हुए हो। ऐसा आरिफ मोहम्मद खान, में थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, आरिफ मोहम्मद खान जी से कहा। तो तब जो है अचानक अरुण सिंह और अरुण नेहरू सब बैठे, और क्या नाम है, पीवी नरसिम्हा राव बैठे, और सबने कहा चलो इसको वापस ले लो, इस डिसीजन को रिवर्स करा दो। राजीव गांधी ने करा दिया अपने मेजोरिटी से, ठीक है। लेकिन फिर सबने कहा कि आपकी हिंदू वोट गया आपके हाथ से, और ये कुछ होने वाला है बुरा। तब राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खोला। तब आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि शाह बानो तो आपने खत्म कर दिया, ये राम मंदिर मूवमेंट जो है अब आप खत्म नहीं कर सकते, ये एक भयानक स्टेप हो गया है आपके द्वारा। और राजीव गांधी बस कुछ था नहीं, क्योंकि हिंदू वोट उनके हाथ से, और इतनी 414 की मेजोरिटी नेहरू को नहीं मिली थी, आप समझ लीजिए, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि उस अयोध्या की धरती खुदाई हुई थी। के मोहम्मद सबसे बड़े वहां के थे, उन्होंने कहा था इसमें जो है नॉन मुस्लिम स्ट्रक्चर्स इस मस्जिद के नीचे थे, जो कि हमको मिले। ये के मोहम्मद जी ने कहा था उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, ठीक है। ये बहुत बड़ा आधार है उस चीज का, ठीक है, जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब ये चीज हुआ तो राजीव गांधी, तो फिर अशोक सिंघल ने कहा, तो अशोक सिंघल के विश्व हिंदू परिषद है, उन्होंने जो है उससे ज्यादा, तो पालमपुर में बीजेपी को अभी तक, देखिए बात मैं बताऊं, बीजेपी के लोग बुराई करते हैं राम मंदिर के। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया अनंतनाग में, जो है कश्मीर के अनंतनाग में बहुत बड़ा राइट हुआ उसके चक्कर में, ठीक है। अभी तक बीजेपी पिक्चर में नहीं थी 86 तक, फर्क बीजेपी पावर नहीं था, पावर तो 414 सीट कांग्रेस के पास थी। विश्व हिंदू परिषद ने इसको बहुत तेज उठाया मोस्ट प्रोबेबली, और जो राइट विंग को हार्ड लाइन ग्रुप कहते हैं। बीजेपी ने 89 में पालमपुर में रेजोल्यूशन दिया कि हाँ, हम इसको सपोर्ट करते हैं, रेजोल्यूशन लिया बीजेपी ने, ठीक है। अब यहाँ शुरू होती है राम रथ यात्रा, जो आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली। और इतना भयानक यात्रा था कि इसमें सबसे बड़ा, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे हमने सुना है इस सब चीजों को, हम तो पैदा भी नहीं होते तब। आडवाणी जी ने यात्रा अयोध्या, सोमनाथ से अयोध्या तक श्रीमान आडवाणी ने ये निकाली यात्रा। और ये बात है कि दो इसको हुआ था, जब ये यात्रा बिहार में पहुंची तो आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था लॉ एंड ऑर्डर के कारण,
और जब ये यात्रा यूपी में पहुंची है तो मुलायम सिंह यादव ने कर सेवकों पे गोली चलाई थी। हाँ, तो मुलायम कर सेवक, अयोध्या की धरती लाल हो गई थी, ठीक है। तो ये था बहुत बड़ा इशू उस समय अयोध्या में और आपका ये वो बिहार में। तो तब जाके जो है इसको रुक गया ये यात्रा। लेकिन जो है, और ये यात्रा कैसे रुका, बहुत बड़ी बात है। तो इसका बहुत बड़ा रेफरेंस है। अब 89 में राजीव गांधी गवर्नमेंट बोफोर्स के चक्कर में गिर जाती है, ठीक है, राजीव गांधी इलेक्शन हार जाते हैं। उन्हीं के कैबिनेट में विश्वनाथ प्रताप सिंह जो इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे, उन्होंने कहा कि फेयर फैक्स से कंपनी की बोफोर्स का जो डील है, ये जो तोप खरीदने का, इसमें इसमें वो सौदेबाजी हुई है और इसमें जो है कहते हैं कट मनी जिसको कहते हैं, कट मनी जिसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, सिंडिकेट मनी कह लीजिए, कट मनी कह लीजिए, रिश्वत जिसको कहते हैं, ब्राइब एंड कट मनी जो है, कट मनी सही शब्द है, लिया गया है। और ये जो है बोफोर्स की तोप में जो है ब्राइब या जो है क्या इलीगल मनी लिया गया है इंडिया के लीडर्स। और अब राजीव गांधी इतने यंग थे, उनको 414 सीट अचानक मिल गई थी। अब कौन कितना इसमें जिम्मेदार है ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गवर्नमेंट के उस टाइम कहा कि राजीव गांधी गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे बड़ा प्रभाव अमिताभ बच्चन पे पड़ा, और अमिताभ बच्चन 89 के लिए चुने गए थे, 89 तक के लिए 5 साल के लिए एमपी चुने गए थे, इलाहाबाद से, जो प्रयागराज से, जो मेरा सिटी है। लेकिन वहां से जो है उनको फिर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया अमिताभ बच्चन ने 87 में आकर। वो झेल नहीं पा रहे थे इतनी बदनामी बोफोर्स के कारण, ठीक है। अब राजीव गांधी की गवर्नमेंट गिरती है, राम रथ यात्रा निकलती है फ्रॉम टू अयोध्या, और विश्वनाथ प्रताप सिंह देखते हैं कि ये बहुत बुरी हालत है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है लालू प्रसाद यादव को कहते हैं कि इसको रोको, आडवाणी जी को। एक्चुअली आडवाणी जी और आपका जो है बीजेपी और लेफ्ट और सब ने मिलकर, बीजेपी और लेफ्ट वीपी सिंह के गवर्नमेंट में थे। सोचिए, बीजेपी और लेफ्ट दोनों वीपी सिंह को समर्थन किए थे दिल्ली में। बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को समर्थन किया था। जैसे रोकते बीजेपी समर्थन खींचते, विश्वनाथ प्रताप सिंह गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है। द गवर्नमेंट फॉल्स एंड न्यू गवर्नमेंट इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो ये पूरी बात थी। तो फिर जो है ये पूरा इशू था, ये है, ठीक है। तो फिर दूसरी, फिर जो है, फिर रथ यात्रा, फिर तो रथ यात्रा निकली बहुत, जो ये रथ है, ये फर्स्ट 89 में सबसे पहला जो राम रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली थी फ्रॉम अयोध्या टू सोमनाथ, और फिर जो है फ्रॉम सोमनाथ टू अयोध्या, और फिर इसको रोक दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। बीजेपी ने समर्थन वापस लिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह गवर्नमेंट गिर गई। नई गवर्नमेंट आई थी चंद्रशेखर जी की। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी 92 में। फिर ये हुआ कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो फिर ये यात्रा निकली। और जो है इस बार जो है उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का पूरा वो इशू हुआ, जो आप देख सकते हैं किसी पे भी। और सबसे बड़ी बात है इसका, ये तो हुआ, लेकिन इसका जो आफ्टर इफेक्ट था वो ये था कि पूरे इंडिया में दंगे थे, कितने लोग मरे वो तो एक इशू है। सबसे बड़ा इशू इसका बॉम्बे पे हुआ, वहां पर एक्सटर्नल हथियार आए, वो आए और उसको बम से उड़ा दिया गया। जो है जो आपका 1993 का जो बम ब्लास्ट हुआ था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के रिस्पांस में हुआ था, ये तो एक फैक्ट है। चलिए, वो तो इस्टेब्लिश्ड है। और फिर जो है ये हुआ, और फिर जो पूरे 93 में दंगे हुए थे। आपका संजय दत्त जी का ये जो हुआ, उनका जेल हुआ, ये इसी 93 बम ब्लास्ट के कारण हुआ था। दाऊद इब्राहिम और पूरे जो टाइगर मेमन, इन ये सब चीफ उसके वो थे, जो है मुख्य आरोपी थे, जो कि उसके बाद हुआ। और ये जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का पूरा इशू हुआ, इसने भारत की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। और ये बात सही है कि इसके बाद ही जो है एक तरीके से कहिए कि जो पोलराइजेशन जिन्ना के समय हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वोट के बीच में, वैसा हुआ। और जो है इसको ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका 18 मिनटों का अब इसका सेकंड पार्ट आता है, वह मंडल वर्सेस कमंडल। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन को जो है रीओपन किया। इसका मतलब क्या था कि भीमराव अम्बेडकर में 22% रिजर्वेशन आपके थे दलित समाज के लिए। उसके बाद कहा गया ना, दलित और ब्राह्मण और ठाकुर, जो अपर कास्ट और दलित है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा बफर है, इसको हम ओबीसी कहते हैं। ओबीसी के लिए 27% और रिजर्वेशन होना चाहिए। इसको मंडल कमीशन ने बनाया। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने इसको आने नहीं दिया। इसको वीपी सिंह ने इम्प्लाई किया था, तो दिल्ली में सबने आग लगा दी। 49% रिजर्वेशन टोटल हुआ ऑन दिल्ली लेवल थिंग्स, राइट। इंदिरा साहनी ने कहा कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो तब दिल्ली लेवल जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उस दिल्ली का जो सारे जो गवर्नमेंट सर्विस है, दिल्ली लेवल से जो कंट्रोल होता है, उसमें 49% रिजर्वेशन है। स्टेट में 100 ज्यादा है, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड में मोस्ट प्रॉब्ली उससे ज्यादा है। झारखंड में 68% है, तमिलनाडु में 70% ज्यादा रिजर्वेशन है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज है, ठीक है। तो ये पूरा जो है पूरा इक्वेशन है, ठीक है। तो तब जाके जो है तो जो अगर आप देखें तो टोटल मिलाकर उसमें 12% या 13% मुस्लिम थे, 12% थे।
और नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन इसी को 86% के आसपास से। तो ये था कि अगर अगर जैसे भी मोदी जी 2014 में भी इलेक्शन जीते थे, ठीक है, क्यों जीते थे? क्योंकि 31% हिंदू समाज ने एक साथ वोट कर दिया। आप जैसे 31% समझ लीजिए, कैसे आपको समझाऊं आपको, 31 समझ लीजिए गोरखपुर में या इलाहाबाद जो था, अलीगढ़, अलीगढ़ में समझिए 31% हिंदू एक साथ वोट कर दिया अगर मोदी जी को, तो उससे कुछ ज्यादा। तो दूसरे जो समझिए किसी पार्टी को 15 मिल रहा है, किसी को 18, किसी को 25, ठीक है, 25, 18, 20, तो वो सब बेकार हो गया क्योंकि 31% मिल गया तो पावर में आ गया। तो 31% हिंदू सोसाइटी ने एक साथ वोट कर दिया मोदी को 2014 में। 2024 में 2019 में 36% मोदी जी को मिला था, लेकिन एक साथ मिला था, तो इसलिए ये मेजोरिटी आ गई दो बार मोदी जी की, ठीक है। तो ये कहानी है। तो इससे क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, मंडल वर्सेस कमंडल। तो जो है यूपी को एज अ टेस्ट केस मान के बता रहा हूँ। तो यूपी में अगर आप देखें, टोटल 20% दलित समाज है, 50% ओबीसी है, आपका जो है 20% मुस्लिम है और 10% जो है जनरल सोसाइटी है। तो अगर अगर समझ लीजिए मुस्लिम, दलित समाज, मुस्लिम समाज और ओबीसी ये मिला के करीब 90 to 85% के आसपास है। अगर ये तीनों मिला के अपने पॉलिटिकल डिफरेंस भुला के एक साथ वोट करते तो बीजेपी पावर में नहीं आती। और कांग्रेस जो कि सेकुलर अम्ब्रेला के नीचे है, जो कि सेकुलर बैनर है, उसमें भी सब जब जनरल कास्ट हिंदू समाज है। कांग्रेस एक्चुअली ब्राह्मण द्वारा बनाई गई थी। चैटर्जी मुखर्जी बंगाल के थे, 3 इन्होंने बनाया था, 2 बंगाली ब्राह्मण थे, इन्होंने बनाया था उस समय, मतलब दे वर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस पार्टी कॉल्ड कांग्रेस अलोंग विद एओ ह्यूम, ठीक है। और हर समय वो देखे, पंडित मोतीलाल नेहरू का एग्जांपल देखे, आपका जो है बाल गंगाधर तिलक का देखे। तो कांग्रेस में शुरू में अगर आप देखें ब्राह्मण्स और देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, तो लाला लाजपत राय हो, तब लाल ये क्या नाम है आपका, अरविंदो घोष हो, तो सब ये है यूपी से आप देखें तो जो है मतलब सब जो जो हिंदू जनरली उसका उन्होंने जो है कांग्रेस को क्रिएट किया बाद में। और उसके बाद जो है आपके जो है 47 में आते आते अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस से थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टीशन के बाद रिजर्वेशन को जिस तरह अम्बेडकर जी उस तरह उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, कांग्रेस बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए अम्बेडकर जी ने आज के बंगाल से इलेक्शन लड़ा और ब्रिटिशर से कहने पर उन्हें जो है लॉ मिनिस्टर बनाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ मंडल कमीशन को समझाने के लिए। तो मंडल कमीशन जब बना तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट हुआ और जो है 2 चीज बनी। ये तो फिर जो है इससे क्या हुआ, मैं आपको यूपी का एग्जांपल समझा रहा हूँ कि अगर यूपी में 10% जनरल कैटेगरी है, 20% मुस्लिम समाज है, 13% जो है 18% दलित है, और समझ लीजिए 50% करीब आपके ओबीसी है। तो अगर ओबीसी, दलित और मुस्लिम एक साथ वोट करते किसी पार्टी को, चाहे बीजेपी को हराने के लिए, तो इतनी जरूरत नहीं, वो 70% में, तो ये तो बहुत ज्यादा 85% के ऊपर है। तो इसी को मंडल वर्सेस कमंडल कहते हैं कि मंडल कमीशन ने बेसिकली हिंदू समाज जो कि 80 नॉन मुस्लिम समाज, या चलिए 85% जो हिंदू समाज है उसको ब्रेक कर दिया। और जो है जो राम मंदिर मूवमेंट था वो हिंदू समाज को एक करने के लिए अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर कॉल्ड बाबर, हिंदू समाज को फॉरेन एज अ फॉरेन पर्सन कॉल्ड बाबर, हिंदू समाज को एक करने के लिए ये आपका ये राम जन्मभूमि का मूवमेंट हुआ। कमंडल और मंडल था जिसने कि दलित जनरल कास्ट और क्या नाम है ओबीसी समाज को 3 भाग में कर दिया। तो इसीलिए इसको मंडल वर्सेस कमंडल कहते हैं, जो कि पॉलिटिक्स का प्रोफेसर है। राम मंदिर मूवमेंट, मंडल वर्सेस कमंडल, और ये सब आप समझे होंगे। थैंक यू।